Yes, students, today we will start investing activity. In last class, we have discussed the activities and cash equivalent for cash flow. We have learned about classification of these activities. Now we are going to discuss investing activity, which I have already told related to non-current assets plus related income. Related income means dividend receive, rent receive, बट अगर कमीशन रिसीव है तो वो इसका पार्ट नहीं है, वो ऑपरेटिंग का है, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से है. रेंट रिसीव अगर आपने अपना कोई प्लॉट वगैरह ले रखा है, वो सॉरी प्लॉट फ्लैट ले रखा है, उसको रेंट पे दे रखा है, रेंटल इनकम जो आ रही है वो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, क्योंकि आप रियल एस्टेट बिजनेस अगर नहीं कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है. इसके अलावा इंटरेस्ट, अगर किसी को लोन गिवन है तो वो आपका किसका पार्ट आता है, इन्वेस्टिंग का आता है. उससे मिलने वाली इनकम इंटरेस्ट रिसीव होती है. इसके अलावा अगर आपने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं या डिबेंचर्स खरीद रखे हैं तो शेयर्स पे डिविडेंड जो रिसीव होगा वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. इंटरेस्ट रिसीव होगा वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. तो सिंपली वी कैन से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स बेसिकली. लेकिन नॉन करंट के अलावा एक एसेट और आती है, एक करंट एसेट, वो है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस. ये स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि इसको आपने, इस लोन को भी इन्वेस्टिंग का ही पार्ट करना है. पैसा बिजनेस का कहाँ लगाया हुआ है, ये किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है. तो आप कह सकते हो कि या तो परचेज ऑफ एसेट होगा, फिक्स एसेट्स, या सेल ऑफ फिक्स एसेट होगा, या फिर इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट पेड, सॉरी, इंटरेस्ट पेड इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग. ये जान के लिखा, क्योंकि आप कहते हो कि इंटरेस्ट रिसीव अगर इन्वेस्टिंग है तो मैम इंटरेस्ट पेड भी तो इन्वेस्टिंग होना चाहिए. नहीं, इंटरेस्ट पे करते हैं जब हमने किसी से लोन लिया है, और जब हम लोन लेते हैं तो वो सोर्सेज ऑफ फंड, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होते हैं. तो इसलिए इंटरेस्ट पेड यहाँ नहीं आएगा. रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, लोन एंड एडवांसेस, आइदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इंक्रीज होते हैं तो हमने लोन किसी को दिया है, डिक्रीज होते हैं तो वही वाले लोन किसी ने रीपे कर दिया है. ठीक है. अब परचेज ऑफ एसेट है, इनफ्लो या आउटफ्लो. ऑब्वियसली एसेट परचेज के तो पैसा गया होगा, आउटफ्लो. सेल ऑफ फिक्स एसेट है तो इनफ्लो. इंटरेस्ट रिसीव, इनफ्लो. रेंट रिसीव, इनफ्लो. डिविडेंड रिसीव, इनफ्लो. लोन एंड एडवांसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब हम किसी और को लोन दे रहे हैं, तो हमारा कैश कम हो रहा होगा, आउटफ्लो. अगर लोन एंड एडवांसेस रिड्यूस हो रहे हैं, दैट इज वो सामने वाला पर्सन रीपे कर रहा है, तो हमारे पास कैश आ रहा होगा, इनफ्लो. सिंपल लॉजिक. एसेट इंक्रीज होती है हमारी तो आउटफ्लो, पैसा गया होगा. एसेट डिक्रीज होती है तो आइदर डेप्रिसिएशन और सेल, और अगर सेल है तो इनफ्लो. ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है. बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि अगर आपको क्वेश्चन में जनरली दे दिया, पहले एसेट थी 5 लाख, अब हो गई 6 लाख, तो आपको दिख रहा है इंक्रीज ऑफ एसेट है. मैंने ऐसे दे दिया 2015 और ये 2016 मशीनरी 5 लाख, अब हो गए 6 लाख. ठीक है. फिर मैंने दे दिया लैंड 7 लाख, अब हो गए 6 लाख. फिर आपको दे दिया मैंने लोन एडवांसेस 6 लाख, नाउ 9 लाख. फर्नीचर 15 लाख बाई चांस, अब हो गया 18 लाख. इसके अलावा मैंने बोला आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड. इस टाइप का एक क्वेश्चन है
जो सबसे सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। 10,000 रेंट रिसीव 15,000 और कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं दी और बोला कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, what will you do? Simply you will make a statement, cash flow from investing activities मशीनरी बिकॉज 5 लाख से 6 लाख हो गई है तो परचेज ही करी होगी। परचेज ऑफ मशीनरी 1 लाख आउटफ्लो माइनस कर दिया मैंने। लैंड बेटा लैंड 7 लाख से 6 लाख हुई है। आप कहोगे कि मैम डेप्रिसिएशन भी तो लग सकता है, तो मैं आपको बता देती हूँ लैंड एक ऐसी एसेट है जिसपे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। बिल्डिंग होती है डेप्रिसिएट होती है, जगह कभी भी डेप्रिसिएट नहीं होती, तो हमेशा इसको सेल ही कंसिडर करेंगे। हम लिखेंगे लैंड सोल्ड या फिर लिख सकते हैं कैश इनफ्लो फ्रॉम सेलिंग ऑफ लैंड 1 लाख प्लस लोन एंड एडवांसेस 6 लाख से 9 लाख तो किसी को दिए ही होंगे। लोन गिवन पहले 6 लाख था बैलेंस शीट में, अब 9 लाख है। 3 लाख का अगर लोन दे दिया तो आउटफ्लो हो गया 3 लाख। फिर फर्नीचर ये भी मेरा इंक्रीज हो रहा है 15 लाख से 18 लाख, 3 लाख इंक्रीज हो रहा है तो ये भी मैंने खरीदा ही होगा, परचेज किया होगा, ये भी आउटफ्लो। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड 10,000 इनफ्लो, रेंट रिसीव 15,000 इनफ्लो। अब मैं कैलकुलेशन करूंगी और कैलकुलेशन करने पर अगर मेरा आंसर नेगेटिव आता है तो मैं लिखूंगी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर पॉजिटिव आता है तो क्या लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अब यहाँ पर क्योंकि मुझे दिख ही रहा है कि माइनस का ही आंसर आ रहा है क्या लिखूंगी मैं कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 10 प्लस 15 25,000 तो प्लस के आ रहे हैं 1,25,000 प्लस के आ रहे हैं और 3 प्लस 3 6 और 1 7 लाख हमारे आ रहे हैं माइनस के। तो 6 लाख माइनस 15,000 5 लाख 85,000। बाकी कैलकुलेशन पार्ट आपका होता है, मुझे नहीं करना, आप देख सकते हो खुद कर लेना क्या है। ठीक है, ये आपका वो क्वेश्चन था जिसमें आपको कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं थी। याद करिए 11th क्लास फाइनल अकाउंट्स आते थे विदाउट एडजस्टमेंट विद एडजस्टमेंट। अब ऐसी है कि इसमें कोई एडजस्टमेंट अभी तक मैंने नहीं दी है, सिंपली आपको परचेज सेल। एक और इजी क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको आपकी बुक का, पता नहीं क्यों बच्चे उसको देख के डरते हैं, जिसमें परचेज सेल खुद दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पेज नंबर 5.96 टीएस ग्रेवाल। मशीनरी परचेज मशीनरी सोल्ड, इन्वेस्टमेंट परचेज इन्वेस्टमेंट सोल्ड, गुडविल परचेज पेटेंट सोल्ड, वॉट। जब परचेज सेल खुद ही दे दिया तो आपको कुछ नहीं करना, परचेज वालों को माइनस सेल वालों को प्लस, बाकी ये जो बाकी एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव ये रिसीव वो सारा भी प्लस कर देना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन में से आते हैं जिसमें कोई एडजस्टमेंट ना हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 28 है। आप देखिए गुडविल दे रखी है 75,000 से 1 लाख रुपीज हो गई है, सॉरी 1 लाख से 75,000 हो गई है, तो यहाँ गुडविल डिक्रीज हो रही है। अब जितनी भी इनटेंजिबल एसेट्स हैं, ये एक बात हमें समझने की है, अगर इनटेंजिबल एसेट्स हमारी, इंटेंजिबल तो समझते हो ना बच्चों, गुडविल पेटेंट जिसे हम छू नहीं सकते देख नहीं सकते, अगर ये इंक्रीज होती है तो हम परचेज मानते हैं, ऑब्वियसली परचेज ही होगी। और जब परचेज है तो ये हमारी क्या होती है, इसमें आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। लेकिन अगर ये डिक्रीज हो रही है, सेल गिवन है तब तो इनफ्लो, लेकिन सेल गिवन नहीं है तो हमेशा हम क्या मानते हैं, ये हो रही है अमोर्टाइजेशन,
मतलब जैसे डेप्रिसिएशन लगता है ना एसेट्स पर, ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स पे क्या लगता है, एमोर्टाइजेशन। और ये इसीलिए ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट ये है ही नहीं। ध्यान रहेगा, अगर इंटेंजिबल एसेट इंक्रीज होती है तो ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, लेकिन अगर ये डिक्रीज हो रही है तो ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है ही नहीं, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो गुडविल अगर मेरी रिड्यूस हो रही है तो वो मेरा, जब अगर सेल बोल दिया तो डिफरेंट बात है, अगर सेल नहीं बोला तो अमोर्टाइजेशन है और वो मेरा ऑपरेटिंग का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 28 और 29 है वो आप देखिए इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाते हैं। क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ पर आती है मैं आपको वो डिस्कस कर लेती हूँ। सपोज बेटा आपको मशीनरी अकाउंट दे दिया, 2018 2019 10 लाख 15 लाख, दो आपको बैलेंसेस दे दिए, साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेल ऑफ एसेट। एक सेकेंड रुक, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी is provided rupees 1 lakh during the year। साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन और बोल दिया आपको, वन मशीनरी, a machinery which was purchased on this at rupees 2 lakh for 2 lakh rupees, on which depreciation was 60,000, sold for 70,000। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आती है, और कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है बेटा, यही एक्चुअल सिचुएशन है जिसे हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सीखना है, जो हमारे बोर्ड के प्रैक्टिकल में भी हेल्प देगी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, पूरी मशीनरी पे जो डेप लगा है वो 1 लाख रुपीज है। एक मशीनरी 2 लाख रुपीज की परचेज की थी कभी, कॉस्ट थी उसकी 2 लाख, जिसपे 60,000 का डेप था और 70,000 की वो सेल हो गई है। तो हमें करना क्या होता है बेटा, अगर बैलेंसेस गिवन है एसेट के साथ में एडजस्टमेंट गिवन है, देन वी नीड टू प्रिपेयर एसेट अकाउंट। मशीनरी है तो मशीनरी, फर्नीचर तो फर्नीचर, उसके लिए भी दो तरीके के अकाउंट अभी बनाना सीख रहे हैं हमें आज। सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है बेटा। अगर एक्यूमुलेटेड डेब्ट या प्रोविजन फॉर डेब्ट दिया होता तो हमें उसका भी अकाउंट बनाना पड़ता सेपरेटली, ठीक है। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं मशीनरी, अगर आपको सिर्फ मशीनरी का बैलेंस दिया है, इसका प्रोविजन का बैलेंस नहीं दिया, तो अकाउंट कैसे बनता है। देखो, किसी भी एसेट अकाउंट को बनाना है तो आपको पता है एसेट इंक्रीज किस साइड होता है, डेबिट साइड में, और डिक्रीज किस साइड होता है, क्रेडिट साइड में। सो उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से। दो इन्फॉर्मेशन तो ये सबसे पहले दी होगी क्योंकि बैलेंसेस गिवन है। तो सेल हुआ, जितने में सेल हुआ बाय बैंक, यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट, सेल पर अगर लॉस हुआ है तो यहाँ पर, प्रॉफिट होता तो यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं गेन ऑन सेल, ठीक है। और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर जो भी है वो यहाँ, ये अकाउंट आपको बनाना है, और यहाँ से मिसिंग फिगर परचेज फाइंड करनी है। अब जरूरी नहीं है बेटा परचेज ही फाइंड करनी हो, इससे मिसिंग फिगर कोई और भी आ सकती है, पर जर्नली परचेज आती है। तो अकाउंट कैसे बन रहा है हमारा, ओपनिंग बैलेंस
क्लोजिंग बैलेंस। मशीनरी सेल करेंगे तो ऑब्वियसली मशीनरी की वैल्यू कम होगी, मतलब हमारा अकाउंट रिड्यूस होगा, तो वो इस साइड सेल आ जाएगी। पर सेल करते समय एक तो हमारा जो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस, बेटा जो मशीनरी सेल हुई है उसका डेप्रिसिएशन इस मशीनरी अकाउंट में कहीं पर भी शो नहीं होगा जब हम सिर्फ मशीनरी बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये वर्किंग नोट से निकल के आएगा। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर जो इस साल मशीनरी पे लगा है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया उसको इसमें फिल कर लेते हैं। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी कितना दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का 10 लाख, क्लोजिंग बैलेंस इस मशीनरी का मैंने दिया 15 लाख, ये इन्फॉर्मेशन पुट कर दी। अब वर्किंग नोट में निकालेंगे हम प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। कॉस्ट माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ डेथ, सॉरी टिल द डेट ऑफ सेल, डेथ याद आ रहा है भाई, यहाँ पर आ जाती है बुक वैल्यू या फिर जिसे बोलते हैं WDV, माइनस कर देते हैं इसमें से सेल प्राइस, या आप कह सकते हो कंपेयर करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा गेन और लॉस ऑन सेल, गेन और लॉस ऑन सेल। अब देखिए मशीनरी की कॉस्ट थी 2 लाख रुपीस, अब तक का डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है 60,000, तो 2 लाख माइनस 60,000 वैल्यू आ गई थी अब तक की 1,40,000, घिसने के बाद भैया 1,40,000 की रह गई थी मशीनरी की वैल्यू। सेल प्राइस जबकि दिया 70,000, 1,40,000 की चीज 70 में जा रही है, प्रॉफिट या लॉस? बिल्कुल सही जी, लॉस होगा 70,000 का, क्योंकि लॉस हुआ है तो आप किस साइड में शो करोगे, क्रेडिट साइड में यहाँ पर शो करोगे 70,000। कितने में सेल हुई है? 70,000 में, ये आ गई वैल्यू उसकी। आप कहीं पर भी ये वाला डेप रिकॉर्ड नहीं करोगे, पहली बात ध्यान देने वाली। दूसरी बात, आप क्वेश्चन में बहुत ध्यान से रीड करोगे कि कॉस्ट गिवन है या फिर बुक वैल्यू गिवन है। अगर बुक वैल्यू गिवन है तो डेप्रिसिएशन ऑन सेल मशीनरी का कुछ नहीं करना, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। बुक वैल्यू मतलब जिसमें से डेप पहले से ही माइनस है, तो दोबारा थोड़ी माइनस करोगे। बुक वैल्यू को सेल प्राइस से कंपेयर करना है सिंपली। अगर हमारा बुक प्राइस ज्यादा है सेल प्राइस कम है दैट मीन्स लॉस, अगर बुक वैल्यू कम है सेल प्राइस ज्यादा है तो गेन। ये बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले मैंने ओपनिंग बैलेंस पुट किया, फिर मैंने क्लोजिंग बैलेंस पुट किया, फिर वर्किंग नोट से प्रॉफिट और लॉस फाइंड किया, वो मैंने इसके अंदर पुट किया, जितने का सेल हुआ वो। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 1 लाख रुपीस। ये डेप्रिसिएशन पूरी मशीनरी पे जो पूरी इसमें थी ना उसका पार्ट। अब आपने बैलेंसिंग फिगर निकाल लेनी है, परचेज या सेल। पर सेल तो खैर आई गई है, परचेज डेबिट साइड में ही आ रही होगी फिगर। 15 प्लस 1 16 लाख प्लस 70 70 1,40,000, ये हो गए हैं 17,40,000 माइनस इधर का आ रहा है 10 लाख, 7,40,000 बैलेंसिंग फिगर। बेटा ये फिर से कहूंगी ये आपका काम है, मेरा नहीं है ये कैलकुलेशन पार्ट। ये आपकी आई परचेज। हमने ये अकाउंट क्यों बनाया, क्वेश्चन अराइज होता है, मैम इसकी नीड क्या थी? इसकी नीड सिर्फ इतनी सी थी बेटा, क्योंकि मुझे ये देखना था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो। और इनफ्लो और आउटफ्लो पता चलता है एसेट के खरीदने या बेचने से, तो मुझे निकालना था कि कितने की एसेट खरीदी कितने की बेची, इक्विपमेंट गिवन थी तो मुझे डायरेक्ट नहीं पता चल रहा था। तो ये मेरी आई सेल, ये मेरी इन्वेस्टिंग में जाएगी प्लस में, और ये आया है मेरी परचेज, ये होगी इन्वेस्टिंग में माइनस। ये निकालने के लिए हमने ये सारा काम किया। प्रॉफिट और लॉस और डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, इनका भी यूज होगा, लेकिन ये कहाँ पर होगा ये डिस्कस करेंगे बाद में, ऑपरेटिंग का पार्ट है। आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मैं एज्यूम कर रही हूँ। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता देती हूँ कि किस तरीके से आएगा। देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पर दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी 2020 का बैलेंस 10 लाख और 19 का था 8,50,000। डेप्रिसिएशन दे रखा है 50, मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 60 थी सोल्ड हो गए 40 में।
आप इन दो इंफॉर्मेशन का और इन दो इंफॉर्मेशन का यूज करके प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये तब है जब आपको एक्युमुलेटेड डेप्ट नहीं दे रखा, तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है एसेट से रिलेटेड, वो है एसेट का खुद का अकाउंट। अगर आपका प्रोविजन फॉर डेप्ट या एक्युमुलेटेड डेप्ट दिया हुआ है तो एसेट के दो अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से? एक एसेट और एक प्रोविजन फॉर डेप्ट। लेकिन इतना सारा एक साथ आप ग्रास्प नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इतना कीजिए। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 5.95। प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस दे रखा है आपको 10 और 8,50,000। ओपनिंग 8,50,000 है, क्लोजिंग 10 लाख है। ईयर्स को बहुत ध्यान से देखना भाई, पहले कौन सा दे रखा है। 2019 ओपनिंग है, 2020 क्लोजिंग है। इन्वेस्टमेंट का दे रखा है बैलेंस, लैंड का दे रखा है। इसके अलावा आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी पे। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में सेल की इंफॉर्मेशन दे रखी है, लैंड की दे रखी है। इन्वेस्टमेंट कोई सेल नहीं की है। तो जिसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसके लिए आपको अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा और एक अकाउंट बनाना पड़ेगा लैंड का। दो अकाउंट आपको इस क्वेश्चन में बनाने पड़ेंगे एसेट के अलग अलग। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की। यहाँ पर बैलेंस बीडी दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस 8,50,000। क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है 10 लाख। ठीक है, सबसे पहला काम तो यही होता है कि आप बैलेंस से उतार लीजिए। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये जब कुछ नहीं बोला तो बाय डेप्रिसिएशन, ये कितना दिया है आपको 50,000। देन आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू 60,000। पॉइंट टू बी नोटेड, बुक वैल्यू। बेटा जब बुक वैल्यू दे दी तो मतलब डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस है जो मशीनरी सेल हुई है। मतलब घिसने के बाद 60,000 एक मशीनरी की वैल्यू थी जिसको हमने 40,000 में सोल्ड करा। तो डायरेक्ट नजर आ रहा है 60,000 की चीज 40 में सेल हो रही है, तो हमारा हो रहा है लॉस बाय P&L 20,000। अभी जो लास्ट मैंने यहाँ पर बताया यही चीज मैं बताना चाह रही थी आपको। अगर कॉस्ट दी होती तो उस मशीनरी का अब तक का डेप माइनस करते, लेकिन बुक वैल्यू दी है मतलब भाई इस डेट पे वैल्यू ही इतनी है घिसने के बाद 60। 40,000 में सेल कर रहे हो, 20,000 का लॉस आ गया, और जितने में सेल करिए बाय बैंक 40,000, ये आपने रिकॉर्ड कर दिया है सेल। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी, क्योंकि इधर का बैलेंस ज्यादा इधर का कम। तो इस साइड क्या हुआ होगा, परचेज हुआ होगा टू बैंक। यहाँ लिखेंगे परचेज एज अ बैलेंसिंग फिगर 10 लाख प्लस 50,000, 10 लाख 50 प्लस 60 11 लाख 10 माइनस 8 लाख 50। बैलेंस निकालिए जब तक आप। एक तो हुआ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, दूसरा अकाउंट यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट की बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर आपको बनाना है लैंड अकाउंट। अब लैंड के बारे में एक इन्फॉर्मेशन पता है कि इस पे डेप्ट नहीं लगता है। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1 लाख, नहीं 2 लाख। बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 1 लाख, राइट। सोल्ड लैंड वो सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60। लैंग्वेज मस्ट बी क्लियर। सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60 मतलब गेन 60 दे रखा है, कितने में सेल किया ये अभी तक नहीं दिया। तो आप यहाँ पर गेन कहाँ पर रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस गेन 60। बेटा सेल प्राइस नहीं दिया हुआ। अब क्या करें, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इधर के टोटल में से इधर का माइनस करेंगे तो सेल हमारी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। अभी बताया था जरूरी नहीं है कि बैलेंसिंग फिगर परचेज ही निकले। डेबिट साइड निकलती है तो परचेज होती है जनरली, क्रेडिट साइड निकलती है तो या डेप्रिसिएशन निकलता है या फिर सेल। लैंड पे डेप्रिसिएशन लग नहीं सकता, सेल बोली ही है कि हुई थी, तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी इस साइड 2,60,000 माइनस 1,60,000 बन गया अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी और लैंड इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब बना लेते हैं इसका स्टेटमेंट।
सबसे पहले वैसे स्टेटमेंट बनाना होता है आपको, ये वर्किंग नोट में चलता है जो मैंने अब तक बताया है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लैंड अकाउंट से अगर मैं इंफॉर्मेशन लूं तो सेल ऑफ लैंड आई है मेरी 1,60,000 पॉजिटिव। इसके अलावा अगर आप बुक में देखोगे इन्वेस्टमेंट दे रखी है, इन्वेस्टमेंट हमारी 40,000 से 1 लाख हो गई है, तो परचेज ही हुई होगी और परचेज है इन्वेस्टमेंट की तो 60,000 आउटफ्लो। लास्ट आता है हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, जिसका बैलेंस मैंने अभी तक नहीं निकाला कि क्या आ रहा था। प्लांट एंड मशीनरी एक तो सेल है और एक प्लांट एंड मशीनरी की परचेज है। सेल तो हमें पता है कितने की हुई थी, दे ही रखा था क्वेश्चन में 40,000 की प्लस, और बाकी बैलेंसिंग फिगर हमें निकालनी है इसकी कितनी आ रही है। 8 लाख 10 लाख 50 माइनस 8 लाख 50, 2 लाख 60,000 यहाँ पर आ जाएगी। ये कैलकुलेशन पार्ट आपका है, यहाँ पर डाल देंगे परचेज ऑफ मशीनरी, जो भी आएगा इनफ्लो या आउटफ्लो। दिस इज द वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जिसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन सेल की दे रखी है या डेप्रिसिएशन की है, उसका आप अकाउंट बनाओगे, उस अकाउंट से या तो बैलेंसिंग फिगर परचेज निकालोगे या सेल निकालोगे। जिसकी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है वो डायरेक्ट कंपेयर कर लोगे, इंक्रीज हुआ है तो परचेज, डिक्रीज हुआ है तो सेल, और सबकी अलग अलग अकाउंट बना के कंक्लूजन यहाँ पर कर दोगे। 3 एलिमेंट थे, एक प्लांट एंड मशीनरी था, एक इन्वेस्टमेंट थी, एक लैंड थी। क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी परचेज सेल दो ही हैं तो दोनों लिख दिया है, लैंड सेल हुई है और इन्वेस्टमेंट परचेज हुई है। नेट आंसर इसके बाद आप फाइंड